पे नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इंडिया की डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या देखा है, इंडिया के ऊपर ही क्या है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। अब ये जो डायग्राम्स हैं ये बेसिकली बुक में नहीं है, ये अपने नोट्स में थे, यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करा है, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। अपन देखते हैं सबसे पहले इंडिया की डेफिनेशन क्या है। इंडिया में अपन ने क्या देखा था, इंडिया मीन्स क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स ये जितना भी एरिया अपना इंडिया का अपन मैप देखते हैं, ये क्या हो गई, अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्या देखा था, टेरिटोरियल वाटर देखा था अपन ने, यहाँ पे समझा था क्लास में बहुत डिटेल में कि क्या ये बेस लाइन है, लैंड है, जहाँ पे कि क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर स्पेस चालू हो रहा है, ठीक है। तो टेरिटोरियल वाटर अपन ने क्या देखा था, 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे और क्या बोलता है, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपन ने क्या देखा था, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। एंड व्हाट इट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर होगा, सी बेड अपन ने देखा था, सब सॉइल्स देखा था, अंडरलाइंग सच वाटर मींस जो इस वाटर के नीचे का जो एरिया है ये भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ अपन ने क्या देखा था, जो परत होती है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एरिया है, यहाँ पे बेस लाइन के टेरिटोरियल वाटर या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नीचे ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा, जो भी क्या इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। एंड क्या, स्पेस मतलब कि इसके ऊपर का जो एरिया है ये भी सब इंक्लूडेड रहेगा। फिर अपन ने देखा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, हाई सी एरिया, जो कि क्या है, इंटरनेशनल वाटर। और अपन ने यहाँ पे भी देखा था जनरल की इन दोनों को बाइफरकेट क्यों करा है, क्यों यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर है, फिर उसके बाद EEZ बोला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेट को पावर ज्यादा रहती है लॉ वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एज एन यूज करने के पर्पज से स्टेट उस जगह को यूज कर सकता है फॉर रिसोर्सेज वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट ओपन आते हैं इंपॉर्टेंट जगह पे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले आप याद करिए, सबसे पहले अपन ने जब सेक्शन 4 देखा था, सेक्शन 4 में अपन ने चार्जिंग सेक्शन देखा था कि यार कहाँ से पावर मिलती है टैक्स वसूलने की। तो वहां पे क्या लिखा था, सेक्शन 4 में क्या लिखा था, 3 वर्ड अपन ने वहां पे देखे थे कि क्या, टोटल इनकम, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। और टोटल इनकम किसकी होगी, एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन। और कब की होगी, प्रीवियस ईयर की। तो वहां पे मैंने 3 वर्ड देखे थे, एक तो क्या, टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है, ऑफ प्रीवियस ईयर के ऊपर क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो अपन ने यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन देख ली, पर्सन के अंदर 7 पर्सन थे, तो उन सारे पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। अब कौन सी इनकम के ऊपर, हफ्ता वसूली करेगी सरकार, मंथली में वसूली करेगी, ईयरली वसूली करेगी, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने क्या बोला था, एवरी पर्सन, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अपन को इसलिए जानना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, क्यों, क्योंकि अपन को जब भी पता चलेगा कि कौन सी वो लिमिट है, कौन सा पीरियड है जिससे जिस तक का आपको टैक्स वसूलना है एक बार में, ठीक है। तो अपन प्रीवियस देखिए, अब यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अपन को तो अभी असेसमेंट ईयर देखने की जरूरत ही नहीं है, अपन डेफिनेशन के हिसाब से तो अपन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है, फिर अपन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अपन को असेसमेंट ईयर क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, क्या, इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर। ये क्या बात हुई, मतलब कि क्या बोला, फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कि एक 12 महीने का कोई समय है शायद, जो कि क्या, प्रीसीडिंग, जो कि किसके पहले कब समय है, असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर अपन के लिए, इसलिए अब अपन को क्या, असेसमेंट ईयर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन दी गई है। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में अपन क्लास में क्या देखा था, एक्ट में सिर्फ कितना लिखा हुआ, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, इस और डेफिनेशन को देखते चलिए कि क्या, एक 12 मंथ का समय है, ठीक है, 12 मंथ का समय है। फॉर एग्जांपल ये एक 12 मंथ का समय है, और कब से चालू हो रहा है वो, 1 अप्रैल से चालू हो रहा है एवरी ईयर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 अप्रैल 2022 को एक 12 मंथ्स का पीरियड चालू हो रहा है, तो वो खत्म कब होगा, एक 31 मार्च 2023 को वो खत्म होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक 12 मंथ्स का पीरियड, जो कि अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कब से कब तक का टाइम चालू हुआ, 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है, 31 मार्च 23 तक, ठीक है। तो 22 एंड 23 यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर हो गया एक, 1 अप्रैल 22 से, ठीक है, 31 मार्च 23 तक, ये क्या हो गया, एक असेसमेंट ईयर हो गया। और ये क्या क्यों हो गया, 12 मंथ्स का पीरियड, और 12 मंथ्स का पीरियड क्योंकि डेफिनेशन में दिया गया है। और कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से चालू होगा। अब प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में वापस आई, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन में क्या बोला था, एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर, मतलब कि एक असेसमेंट ईयर, फॉर एग्जांपल अपन ने अभी ये देखा था, इसके पहले का क्या, एक फाइनेंशियल ईयर, वो क्या हो जाएगा, एक प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर अपन ने क्या देखा था, फॉर एग्जांपल 22-23 देखा था, 22-23 12 मंथ्स का पीरियड 1 अप्रैल से चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 आपका क्या, अगर असेसमेंट ईयर है तो उसके प्रीसीडिंग 12 मंथ्स का पीरियड आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, वो 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च
22 तक का, ठीक है। अपन ने क्लास में भी देखा था स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अपन ने ये समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन में ये भी दिया गया है। यहाँ पे लॉजिकली अपन ने ये भी समझा था कि अगर कोई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपन को सेक्शन 4 में क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब लेकिन मान लीजिए प्रीवियस ईयर में उस बंदे ने क्या टोटल पूरे साल भर बिजनेस करा ही नहीं, उसने सिर्फ 6 महीने या फिर 3 महीने काम करा, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है तो इस केस में प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, वो डेट हो जाएगी जब से उसने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे वो लिखा है पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एंडिंग अप ऑन 31 मार्च ऑफ द साइड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यहाँ पे अगर उस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करा है तो सिर्फ इतना पीरियड, ठीक है। या ये क्या हो जाएगा, ये उसके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा, उस पर्सन के लिए जिसने बिजनेस क्या है मिड ऑफ द ईयर वगैरह चालू करा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल अपन ने फिर ये समझने के लिए देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसने क्या करा है, अपना बिजनेस चालू करा है 1 जुलाई 22 को, तो अपन को इसका क्या बताना है, एक प्रीवियस ईयर बताना है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो अपन ने अभी डेफिनेशन में क्या देखा कि असेसमेंट ईयर के प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर जो है वो क्या होता है, आपका प्रीवियस ईयर होता है। एंड प्रीवियस ईयर में भी अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है तो प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा, उस दिन से जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा था। तो सबसे पहले तो जनरल प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 23-24 के लिए 22-23, ये क्या हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। लेकिन अब बिजनेस क्या है, इसी ईयर स्टार्ट हुआ है, तो इस केस में स्टार्टिंग डेट क्या हो जाएगी 1 जुलाई 22 और एंड डेट क्या हो जाएगी 31 मार्च 23, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन सेक्शन 2 देख रहे थे, है ना, उसके सारी सारी डेफिनेशंस देख रहे थे अपन एक एक करके। अब नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे देखिए इनकम की दी गई है। अपने क्लास में क्या करा था, अपन ने क्लास में इनकम को कैसे सब डिवाइड करा था, अपन ने इसके इंडिविजुअल पार्ट्स यहाँ पे डेफिनेशन को भी देखा था, और हर एक एक हेड में जो जो आइटम्स कवर होके जा रहे थे वहां पे भी अपन ने स्पेसिफिक उसने देखा था। तो अपन यहाँ पे भी सेम इसे फटाफट देख के रिवाइज कर लेते, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अपन आगे करके जब एक एक अपन हेड पढ़ेंगे, सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर पीजीबीपी, उसमें अपन कवर करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और अपन इसमें आगे देखते हैं फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्लास में देखा था कि क्या इनकम की डेफिनेशन जो दी गई है वो क्या है, बिगिन किससे होती है, इंक्लूड से। फिर अपन ने डेफिनेशन क्या समझी थी कि इंक्लूसिव हो सकती है डेफिनेशन या तो एग्जॉस्टिव हो सकती है। अपन इन दोनों के बीच में क्या देखा था कि डिफरेंस क्या होता है। इंक्लूसिव में अपन ने क्या समझा था कि इंक्लूसिव जहां पर डेफिनेशन होगी वो क्या लिमिटेड नहीं होगी, उसके अंदर और भी चीज एड ऑन हो सकती है। मींस इनकम का मतलब ये नहीं, यहाँ पे जो एक्ट में दी गई है ये सिर्फ लिमिटेड इतनी नहीं रहेगी, क्या इसके अंदर और भी कोई भी चीज इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि ये डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन। यहाँ पे वर्ड का यूज करा गया है इंक्लूड्स, ठीक है। फिर अपन ने एक एक चल के देखा था। इनकम टैक्स अपन पढ़ रहे हैं तो इनकम तो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट तो चाहेगी हर एक छोटी से छोटी चीज में आपको क्या बोल दे कि आपकी इनकम है, जिससे कि वो उनका क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा अपन से टैक्स क्या ले सके, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को इस तरीके से नजरिया सोचते हुए चलना है, ठीक है, कि बेसिकली एक्ट बनाया तो कुछ सोच के बनाया है, ठीक है। तो देखिए इनकम में सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि हम आपके प्रॉफिट एंड गेन्स को इनकम मानेंगे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। डिविडेंड को मानेंगे, ठीक है, बिल्कुल मानिए, वो तो है हमारी कमाई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको किसी ट्रस्ट वगैरह से मिला हो, चैरिटेबल, भले वो रिलीजियस उसका पर्पस हो या फिर नहीं हो, हम उसे भी क्या मानेंगे, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है, हम उसको भी क्या मान लेंगे, इनकम मानेंगे आपकी, ठीक है। फिर क्या बोला, देखिए कि वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स, अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ भी बेनिफिट दिया किसी भी कंपनी ने सैलरी के अलावा, ठीक है, तो हम उसको भी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। परक्यूसाइड्स की अगर कुछ स्पेशल अलाउंस दिया किसी भी एम्प्लॉय को, तो हम उसको भी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या, किसी एम्प्लॉय को कोई सा भी अलाउंस दिया आपने क्या मीटअप करने के लिए उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन की वजह से, फॉर एग्जाम्पल डीए वगैरह दिया, हम उसको भी क्या मान लेंगे, उस पर्सन की इनकम मान लेंगे, क्योंकि क्या गवर्नमेंट का वही नजरिया, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में क्या, एनी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट अगर आपने किसको दिया, डायरेक्टर को दिया या फिर रिलेटिव को दिया, ठीक है, तो हम उसको, जिसका क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो हम उसको भी क्या मान लेंगे, उस पर्सन की इनकम मान लेंगे, भले वो बेनिफिट क्या हो, इन काइंड दिया हो आपने या फिर इन कैश दिया हो, ठीक है। अब आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को डायरेक्टली पैसे ना देके आपने क्या करा, डायरेक्टर का कोई ऑब्लिगेशन था जो कि डायरेक्टर को पे करना था, लेकिन क्या करा, डायरेक्टर के बिहाफ पे कंपनी ने पे कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पे डायरेक्टर को बेनिफिट पहुंचा रही है, तो हम उसको भी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या इन्होंने बोला, एनी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट अगर किसी बेनिफिशियरी को मिलेगा तो हम उसको भी क्या मान लेंगे,
इनकम मान लेंगे। फिर ये डीम्ड प्रॉफिट अपन ने सेक्शन आगे चल के अपन पीजीबीपी में देखेंगे सेक्शन 41 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है किसका, पीजीबीपी का, उसको भी हम क्या आपकी इनकम मानेंगे, ये तो बिल्कुल मानिए। कैपिटल गेन क्या है, चार्जिंग अंडर सेक्शन 45, इसको भी हम आपकी इनकम मानेंगे, ठीक है, बिल्कुल मानिए, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर क्या, अगर आपने कोई इंश्योरेंस बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है, हम उसको भी क्या मानेंगे, आपकी इनकम मानेंगे, ठीक है। अगर बैंकिंग बिजनेस में आपने कोई प्रॉफिट कमाया है, उसको भी आपकी इनकम मानेंगे। फिर ये आपने भी देखा है एनी विनिंग, आप केबीसी में जाके जीत कर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, पैसे यहाँ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, ठीक है, या फिर लॉटरी में आप जीत रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, ड्रॉ फ्लॉट कर रहे हैं बाई चांस, जहाँ पे भी आपकी किस्मत चमक जाए, ऐसा कोई गेम है, अगर आप ऐसे ही किसी भी तरीके से पैसा जीत रहे हैं तो उसको भी हम क्या आपकी इनकम मानेंगे आजकल। और ये भी देखिए नई चीज इंक्लूड कर ले इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, जहाँ पे क्या है कॉम्पीट टू विन प्राइजेस, आजकल जैसे लूडो वगैरह लोग बाग बहुत एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई गेम वो ऑनलाइन खेल रहे हैं जिसका कि क्या है कॉम्पीट कर रहे हैं प्राइज जीतने के लिए, तो उसको भी, उससे भी अगर उन्होंने कुछ कमाया तो उसको भी उनकी इनकम मान लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि क्या एम्प्लॉयर, आपने देखा होगा कंपनीज में क्या होता है बेसिकली, एम्प्लॉयर क्या करता है, सैलरी देता है, सैलरी में क्या पीएफ उसका डिडक्ट करता है, ठीक है, पीएफ डिडक्ट कर रहा है एक तरीके से, मींस एम्प्लॉयज को पैसा दे रहा है, ठीक है। अब वो किसी नाम से हो, पीएफ नाम से हो, ईएसआई इंश्योरेंस के नाम से हो, या फिर सुपर एन्युएशन फंड के नाम से हो, तो अब क्या बोला इन्होंने अभी कि एम्प्लॉयर के लिए हम क्या करेंगे, उसको इनकम मान लेंगे क्योंकि उसे वो रिसीव हुआ एम्प्लॉय से। अब आगे चल के देखेंगे डिडक्शंस वगैरह मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, हम उसको भी क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर की इनकम मानेंगे क्योंकि उसको वो रिसीव हुआ। फिर अपने क्लास में देखा था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने सैलरी हेड में भी देखा था, कीमैन इंश्योरेंस मींस कौन सा, कोई भी मेन एम्प्लॉय है जिससे उसकी डेथ वगैरह कुछ भी हो जाए तो उसको सेव करने के लिए कि यार कुछ नुकसान ना हो जाए बिजनेस, तो क्या करते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस अपने की मैन के लिए, मतलब जो मेन पर्सन है उसके लिए क्या ले लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर उस पॉलिसी का अगर कुछ भी पैसा मिलेगा तो इन्होंने क्या बोल दिया, हम उसको भी इनकम मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ सेक्शन 28 में, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस, हाँ, अगर आपको कुछ पैसा रिसीव हो रहा है क्या बोल के कि यार आपका कोई बिजनेस है और आपका कॉम्पिटिटर बोल रहा है यार तुम ये बिजनेस मत करो, ये तो मैं ही चलाऊंगा बस अकेले, और आपको कोई पैसा दे रहा है, ठीक है, किस लिए दे रहा है पैसा, कि आप ये बिजनेस मत चलाओ या तो, ठीक है, नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, या फिर आप जो भी बिजनेस का सीक्रेट है वो किसी और को शेयर मत करो, ठीक है, तो कुछ ना करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, उसको भी हम क्या मानेंगे, आपकी इनकम मानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, आपने क्या करा, आपके पास इन्वेंट्री था कोई एसेट, आपने क्या करा उसको कन्वर्ट करके कैपिटल एसेट में कर लिया। यहाँ पे तो लॉजिक भी समझ में आता है क्यों इसको मान लिया अपन ने इनकम, क्योंकि पहले जब आपने इन्वेंट्री को परचेस करा होगा तो आपने पीएनएल में क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा, डेबिट कर दिया मतलब आपने क्या करा उसका एक्सपेंस, आपने उसे एक्सपेंस ट्रीट कर लिया और आपने क्या करा उसका डिडक्शन ले लिया, बाद में आपने क्या करा, बाद में आपने उसे कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एसेट में, तो इसका इफेक्ट तो पीएनएल में आया ही नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपका सिर्फ खर्चा बढ़ गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो अब क्या बोला इन्होंने, हम तो उसको वापस क्या मानेंगे, आपकी इनकम मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आ गया, क्लास में अपन ने इस पे समय दिया था। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे जनरल जनरल इन्होंने क्या लिख दिया है, जहाँ पे अपने शेयर्स क्या करे, इशू करे, वो भी किससे, मार्केट प्राइस से ज्यादा, फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू से ज्यादा आपने शेयर करे इशू, ठीक है, कंसिडरेशन आपको मिली है किससे, मार्केट वैल्यू से ज्यादा, तो उसको भी क्या बोलेंगे, हम आपकी इनकम मान लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या भी आपको एडवांस मिला, और क्या हुआ, एडवांस की एंट्री क्या होगी, एडवांस पीएनएल में तो आएगा नहीं, लेकिन क्या करा आपने उस एडवांस को क्या करा, फोरफिट कर लिया आगे चल के, ठीक है, मतलब जब्त कर लिया, तो अब वो क्या होगी, आपकी इनकम होगी, तो हम भी उसे क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिली जो क्या फ्री मिली हो, विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिली, ठीक है, ये अपन कहाँ पे देखते हैं, अदर सोर्सेज में, तो हम उसको भी क्या मान लेंगे, आपकी इनकम मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आपने कंपनीज में देखा, जैसा अभी कोविड का पीरियड आया था तो क्या हुआ था, कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज को क्या कर दिया था, निकाल दिया था जॉब से, ठीक है। तो उस केस में मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल कंपनी कुछ पैसा दे रही है किसको, एम्प्लॉय को अपने, फॉर टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो हम उसको भी क्या मान लेंगे, आपकी इनकम मान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल यहाँ पे क्या दे दिया, आपको कोई भी सब्सिडी मिले, ग्रांट मिले, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक अपन एक्सपोर्ट के केस में देखते हैं आगे चल के, ठीक है, वेवर आपको कंसेशन मिले, रिम्बर्समेंट मिले, तो हम उसको भी क्या आपकी इनकम मान लेंगे। देखिए वो अपन ने इनकम की डेफिनेशन देख ली, ठीक है, तो एक्ट में जो है, एक्ट में बस यहाँ तक है, ये जो अपन ने अभी डेफिनेशन पूरी देखी, यहाँ पे प्रॉफिट से लेके ये सारे पॉइंट्स अपन ने जो अभी कवर करे टिल यहाँ, ठीक है। अब ये जो आगे का जो कंटेंट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये बेसिकली अपन को समझाने के लिए है, ठीक है, कि अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन एक्ट से डील कर रहे हैं, एक्ट मतलब अपन यहाँ पे लॉ से डील कर रहे हैं, अपन यहाँ पे क्या करेंगे,
लॉ के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी बातें आपको लगेंगी, यहाँ पे आप अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर जनरल टर्म्स अगर आप डिफाइन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अपन एक्ट के हिसाब से चलेंगे, अपन को एक्ट की ही सुननी है। अगर एक्ट ने बोल दिया है कि कोई रिसिप्ट है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल है, तो अपन को क्या उसे कैपिटल ही मानना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो रेवेन्यू इन नेचर है पर आप इसे कैपिटल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि क्या एक्ट ने बोल दिया, तो क्या एक्ट जो बोलेगा यहाँ पे अपन को चले वो ही मानना पड़ेगा। तो अपन ये जो भी अभी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अपन एक्ट से डील कर रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट से। तो आप यहाँ पे प्लीज अपने जनरल कॉन्सेप्ट को यूज ना करिएगा जब तक एक्ट आपको उस चीज के लिए स्पेसिफिकली कुछ बता रहा है। अगर एक्ट जहाँ पे कुछ भी बोल देगा तो हम वही उस चीज को मानेंगे, ठीक है। तो अपन आगे अपन ने इनकम की डेफिनेशन देखी ऊपर। अब इनकम क्या, इनकम टैक्स है, तो इनकम तो बहुत जरूरी वर्ड हो गया, क्योंकि जो जो इनकम होगी उसी के ऊपर क्या होगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। अब अपन ने इनकम के अंदर क्या ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जो आपको हो सकता है कि यार अपन एज इन जनरली क्या सोचते हैं, इनकम मतलब कि क्या, जो अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर अपन जो बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी अपन ने कमाया, सिर्फ वही क्या होती है अपने हिसाब से, जनरल टर्म्स के हिसाब से क्या होती है, इनकम, ठीक है। लेकिन अपन ने ऊपर डेफिनेशन में क्या देखा कि अगर अपन ने कोई कैपिटल एसेट बेचा, ठीक है, या फिर अपन को कोई गिफ्ट मिला, लेकिन वो भी क्या है अपने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम है, भले अपन को नेचर के हिसाब से वो कैपिटल इन नेचर लगे, बट अपन ने इनकम टैक्स ने क्या बोला कि वो इनकम है, तो हम उसे क्या इनकम ही ट्रीट करेंगे और उसको उसके ऊपर टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। अब आगे अपन देखिए उसको समझने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्या डिफरेंस दिया हुआ है, रेगुलर रिसिप्ट एंड कैजुअल रिसिप्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है, पीरियोडिकल मॉनेटरी रिटर्न। अगर जनरल सेंस में देखा जाए तो क्या कि अगर कोई इनकम, अपन उस चीज को बोलते हैं जहाँ पे क्या हो आपको पीरियोडिकली, मतलब कि क्या रेगुलरली आपको पैसा मिल रहा हो कोई भी एक्टिविटी करने से, ठीक है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपकी इनकम बोलते हैं। लेकिन क्या इनकम टैक्स में क्या स्पेसिफिकली क्या कैजुअल रिसिप्ट, कैजुअल रिसिप्ट अपन ने ऊपर देखा था कि विनिंग ऑफ लॉटरी वगैरह, ठीक है, गिफ्ट्स, या फिर अगर और कोई इनकम, विनिंग ऑफ लॉटरी या फिर कोई गेम से अगर आपको इनकम हो रही है तो क्या होगी, वो आपकी कैजुअल रिसिप्ट होगी। तो भले आपको वो इन द नेचर ऑफ कैपिटल लगे, लेकिन इनकम टैक्स में जब स्पेसिफिकली उसको इनकम में इंक्लूड कर दिया है तो क्या इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल वही लॉटरीज, क्रॉसवर्ड एंड पजल्स वगैरह। अब नेक्स्ट देखिए क्या डिफरेंस डिफरेंस क्या दिया, और इन सारे पॉइंट्स के पीछे लॉजिक वही है कि सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्ट ने जो बोल दिया वही माना जाएगा, भले उसका बेसिकली मीनिंग कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है, ये अपन बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, नॉर्मली टैक्सेबल होती है, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, जनरली नॉन टैक्सेबल होती है, ठीक है। लेकिन जहां पे अगर एक्ट ने बोल दिया स्पेसिफिक कि क्या कि कोई कैपिटल रिसिप्ट है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट तो ठीक है जनरली क्या टैक्सेबल होगी, एक्सेप्शनली नहीं होगी, जहां पे इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली मना कर दिया। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के केस में क्या होगा, जनरली टैक्सेबल नहीं होगी और एक्सेप्शनली होगी, जहां पे इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली कह दिया होगा। जहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली इंक्लूडेड, यहाँ पे अपन ने क्या करा था, इनकम टैक्स में सेल ऑफ कैपिटल एसेट, अपन ने ऊपर इनकम की डेफिनेशन में देख लिया था कि कैपिटल एसेट है, अगर उसको आप सेल करेंगे तो वो भी क्या आपकी इनकम ट्रीट करी जाएगी, भरे वो क्या है कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। फिर नेट रिसिप्ट एंड ग्रॉस रिसिप्ट, ठीक है। जनरली अपन क्या देखते हैं अकाउंटिंग नेचर में कि नेट रिसिप्ट के ऊपर क्या होती है, वो अपनी इनकम होती है आफ्टर, नेट रिसिप्ट मींस आफ्टर आफ्टर एक्सक्लूडिंग एक्सपेंसेस या फिर आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स में भी अपन को बता के रखा गया है कि कौन कौन सा एक्सपेंडिचर्स क्या है अलाउड है, मतलब कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिनको हम डिडक्ट कर सकते हैं पीएनएल में वाइल गेटिंग योर इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे क्या इनकम टैक्स बोलता है कि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर हम एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है, और उसको आपकी क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, आपको बिना किसी चीज का डिडक्शन देते हुए। ये अपन आगे चल के देखेंगे प्रिजम्पटिव इनकम्स वगैरह। और उसको उन्होंने क्या बोला, प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस इसलिए बोल दिया क्योंकि हम प्रीअज्यूम कर लेते हैं कि आपके इतने परसेंटेज के एक्सपेंस होंगे और बाकी आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और बेसिकली जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि ये सब क्या है, अपन को समझाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स और इनकम टैक्स एक जैसा ना ट्रीट करो, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है, एक्ट अलग चीज है, एक्ट में जो लिख दिया है अपन को वही एंड में मानना है, भले आपको अकाउंटिंग के हिसाब से कुछ भी लगे, ठीक है। अब ड्यू बेसिस एंड रिसिप्ट बेसिस मतलब मीन्स एक्रूवल एंड कैश बेसिस कह सकते हैं। तो इनकम आपकी क्या होगी, टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस होगी या फिर रिसिप्ट बेसिस होगी। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, पहले तो कि जो आप
फॉलो कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप उस हिसाब से टैक्स दे दीजिए। अक्रूवल फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से, कैश फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन कुछ जगह पे इनकम टैक्स ने क्या स्पेसिफिकली बोल दिया कि कुछ रिसिप्ट तो भाई ऐसी है जो कि जब वो रिसीव होगी ना, हम तो जब भी उसके ऊपर टैक्स लेंगे। तो अब इस जगह पे आप कुछ नहीं कर सकते, जहां पे एक्ट ने स्पेसिफिक बोल दिया कि आपको कैश बेसिस पे देना है तो कैश बेसिस पे ही आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट फिर यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट, ये एक्ट में नहीं है, बस अपने समझने के लिए, ठीक है। कैसे बहुत सारी जगह होगा जहाँ पे आपको क्या लगेगा, कोई रिसिप्ट है आपको कैपिटल नेचर की लगेगी, आपको लगेगा इसके ऊपर ये तो मेरी इनकम नहीं है, मैं इसके ऊपर टैक्स क्यों दे रहा हूँ। लेकिन एक्ट ने जब बोल दिया कि आपकी इनकम है तो वो इनकम है, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ पे पहले तो क्या, सम ऑफ द आइटम्स यहाँ पे कैपिटल गेन्स आर नॉट रेवेन्यू नेचर हाउएवर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन, ठीक है। अपन ने देखा ऊपर इनकम की डेफिनेशन में क्या कैपिटल गेन इंक्लूडेड है, कैपिटल एसेट आप सेल करोगे तो बेसिकली क्या वो भी आपकी इनकम ट्रीट करी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, अ लेवी ऑफ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन कैप। अपन क्या देख रहे हैं, अपन इनकम टैक्स देख रहे हैं, तो इनकम टैक्स में टैक्स किसके ऊपर लगेगा, इनकम के ऊपर लगेगा, ठीक है, कैपिटल के ऊपर नहीं लगेगा। तो क्या यहाँ पे इसलिए अपन को क्या आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी है वो रेवेन्यू है इन द नेचर या फिर इन द नेचर ऑफ कैपिटल है, क्योंकि अपन किसके ऊपर टैक्स ले रहे हैं, इनकम के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ कैपिटल रिसिप्ट कैन नॉट बी टैक्स अनलेस दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ इनकम। तो जैसे कि अपन ने अभी ऊपर देखा था कि क्या, अगर वो कैपिटल नेचर की इनकम है तो वो टैक्सेबल कब होगी, जनरली तो टैक्सेबल नहीं होगी जब तक स्पेसिफिकली एक्ट में ना लिखा हो, ठीक है। बात क्या, ये डिफाइन करना कि वो नेचर क्या है उसका, कैपिटल है या फिर रेवेन्यू, ऐसा कोई सिंगल क्राइटेरिया नहीं है, ये क्या केस टू केस डिफर करेगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको अपन देख के कह सकते हैं कि वो कैपिटल नेचर है या फिर रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या, फिक्स और सर्कुलेटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल अपनी और सर्कुलेटिंग कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो जनरली अपन ने ऊपर देखा कि क्या रिसिप्ट रिफिलेबल टू फिक्स कैपिटल क्या है, आर कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। फिक्स कैपिटल के रूप में वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। और रिसिप्ट जो भी आपको मिल रही है रिलेटिंग टू सर्कुलेटिंग कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, वो आपकी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। अपन एक जनरली बस समझते जा रहे हैं कि किस बेसिस के ऊपर, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्या है, इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू या फिर इन द नेचर ऑफ कैपिटल है। क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स किस पे लगेगा, इनकम के ऊपर, ना कि कैपिटल के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे देखिए ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे अपन ऊपर देखा था कि क्या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट है और ट्रेडिंग एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कैपिटल एसेट अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो वो भी इनकम की डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनकम में क्या क्लासिफाई करके रखा है, यहाँ पे क्या प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल एसेट, तो वहाँ कहाँ पे टैक्सेबल होगा अपन आगे चल के देखेंगे। हेड कहाँ पे, कैपिटल गेन के अंदर जाके वो टैक्सेबल होगा। और यहीं पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप अपना एसेट सेल कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, अंडर दी हेड, ठीक है, कैपिटल गेन के अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वहां से अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है तो वो आपको किसके हेड के अंदर जाके इनकम देनी पड़ेगी, उसके ऊपर टैक्स, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा सेक्शन 28 मतलब पीजीबीपी के अंडर जाके। तो अपन क्या देख रहे हैं, टेस्ट टू बी अप्लाइड किसके लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए कि वो एक्टिविटी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या फिर कैपिटल रिसिप्ट है। तो सबसे पहले जनरल देखिए कि क्या सबसे, अगर कोई बंदा क्या अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई एक्टिविटी करेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक है। कैसे अपन ने एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन अगर जो कि शेयर्स में ट्रेड करता है, उसका बिजनेस ही ये है शेयर्स डेली खरीदना बेचना, अब उसने अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग परचेस करी, तो बिल्डिंग क्या है उसके लिए, कैपिटल एसेट है, ठीक है, कैपिटल एसेट है। और ये शेयर्स बेच के जो डेली वो प्रॉफिट कमाएगा वो क्या है उसका स्टॉक एंड ट्रेड, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाएगा शेयर्स बेच के वो क्या होगा उसका रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, ठीक है। और जो अगर वो बिल्डिंग बेच के पैसा कमाएगा वो क्या होगी उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो पहला टेस्ट अपन क्या अपना क्या क्या अप्लाई करेंगे कि वो उसका कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, वो किस चीज में एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो जनरली अपन उसको क्या ट्रीट करेंगे, जिस चीज में वो बिजनेस करता है उससे जो प्रॉफिट कमाएगा वो क्या होगी उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, ठीक है। और जो अदर देन उसके अगर वो एसेट बेचेगा तो वो क्या होगी उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट होगी, ठीक। फिर सेकंड क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है जो क्या है सेल कर रहा है क्या शेयर्स एंड सिक्योरिटी, कि यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि अब उसके लिए वो कैपिटल रिसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, आपको केस टू केस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, मोटिव क्या है उस पर्सन का, इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है। कि अगर एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का पर्पस क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में, ठीक है, और उसके ऊपर करके उसके ऊपर रिटर्न कमाना। तो अगर ये ही उसका उसका मेन मोटिव है या फिर इंटेंशन है तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए कैपिटल नेचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ और फिर ये किस हेड में चल जाएगा, कैपिटल गेन में चल जाएगा। बट अगर यही अपन ने ऊपर देखा था कि वो बंदे का क्या डेली ही इंटेंशन क्या है, डेली उसी में ट्रेड करके डेली उसी में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। अभी एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि वैसे तो अपन क्या करेंगे, केस टू केस अपन चेक करेंगे कि वो क्या है, कैपिटल नेचर है या फिर रेवेन्यू नेचर है, और उस बेसिस पे अपन उसको टैक्सेबल करेंगे अंडर दी हेड पीजीबीपी और अंडर दी हेड कैपिटल गेन। बट यहाँ पे क्या है, फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बाहर के लोग क्या पैसा लगाते हैं इंडिया में, ठीक है, अगर जनरल सेंस में अपन बात करें। और यहाँ पे क्या है, फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया में, तो यहाँ पे क्या है अपने लिए फायदा है इंडिया के लिए, तो उनको प्रमोट करने के लिए बेसिकली क्या
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या किसी भी अगर कैपिटल एसेट में परचेज सेल करेंगे तो हम उनको, भले वो इन द नेचर ऑफ क्या हो, स्टॉक एंड ट्रेड हो, भले वो उसमें बिजनेस कर रहे हैं, डेली डील करेंगे, लेकिन हम उनको क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट मानेंगे। कैपिटल एसेट मानेंगे मीन उसको अंडर द हेड कैपिटल गेन उसको टैक्सेबल करेंगे, कुछ फायदा उन्हें बेनिफिट देने। नेक्स्ट क्या है, देखिए सिंगल ट्रांजेक्शन। अपन ने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल देखे थे, फॉर एग्जांपल शिपिंग बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि रेगुलरली सेल हो रही है, बहुत सारी क्वांटिटी की सेल हो रही है। हो सकता है कि आप क्या 5-10 साल में जाके एक ही उसमें जाके एक यूनिट की आप सेल कर रहे हो, तो कहीं पे भी आप इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि मेरा एक ही ट्रांजेक्शन है या फिर मैंने साल भर में एक ही प्रोडक्ट की सेल करी है तो इस बेसिस पे मेरा बिजनेस है या नहीं है, ठीक। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस का नेचर ही ऐसा हो कि वहां पे क्या आपकी सिंगल सेल ही क्या हो, कॉन्स्टिट्यूट कर जाए आपके लिए क्या, बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर, फॉर एग्जांपल अपन ने शिपिंग बिजनेस देखा था, ठीक है, अपन 5 साल में एक ही वहां पे शिप बना के बेच रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, अपने लिए बिजनेस होगा। भले आप क्या कर रहे हैं, भले आपने 3 साल सेल नहीं करी, आप सीधे 5th ईयर में जाके सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा, बिजनेस। यहाँ पे इस चीज से अपन को फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां पे रिपीटिशन हो रही है या नहीं हो रही। रिपीटिशन मतलब कि आप सेल एक क्वांटिटी कर रहे हैं या फिर लाख क्वांटिटी की सेल कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आप सेल ना कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आप 2-3 साल में एक यूनिट की सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा ये डिफाइन करने के लिए कि वो वेदर इन द नेचर ऑफ कैपिटल है या फिर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू है। फिर यहाँ पे मेन अपन को देखना क्या है, इंटेंशन देखना है। इंटेंशन क्या है, उस पर्सन का रिसेल करना है उस चीज को। अगर वो पर्सन क्या है, उसका इंटेंशन आगे चल के उसे बेचने का है तो वो क्या है, जनरली कैपिटल नेचर का नहीं होगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं, स्टॉक को ही परचेज करते हैं फॉर क्या, आगे रिसेल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि उसका इंटेंशन पहले रिसेल का नहीं था, ठीक है, लेकिन उसने बाद में जाके उसे क्या सेल कर दिया, तो इस चीज में क्या हो जाएगा, उसका नेचर कैपिटल नेचर हो जाएगा इन जनरल सेंस। क्या अपन उसमें देखेंगे कि क्या कंडक्ट ऑफ द एसईसी, वही चीजें कि कंडक्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है, उसके बेसिस पे अपन डिपेंड करेंगे कि वेदर इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल और इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेज अगर अपन को जनरली मिल रहे हैं विच आर लिंक्ड विद क्या, कैपिटल एसेट। आपको कोई कैपिटल एसेट चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो बंदा आपको डिलीवरी नहीं दे पाया, उसके बदले में आपको उसने क्या दे दिया, लिक्विडेटेड डैमेजेस वगैरह दे दिए, ठीक है, तो वो क्या है, इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये अपन ने इनकम के डेफिनेशन में देखा था, इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड करा था कि क्या आपको अगर कंपनसेशन मिली है फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, मतलब आपसे किसी पर्सन ने बोल दिया कि आप ये बिजनेस करना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि क्या इस बिजनेस में मैं ही डील करना चाहता हूँ। अब ये अगर अपन जनरल सेंस में देखें तो क्या है, ये कैपिटल नेचर है, बट इसको अपन कहाँ पे टैक्सेबल करेंगे, अंडर दी सेक्शन 28, मतलब कि अपन आगे चल के देखेंगे किसमें, पीजीबीपी में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जब बोल दिया है, एक तो क्या ये इनकम है एंड इन द नेचर ऑफ कहाँ पे डील होगी है, सेक्शन 28 में, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर आप क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है कि आपको एम्प्लॉयर ने पैसा दे दिया, कि इसके लिए दे दिया आपको, और कि आप नौकरी छोड़ दो यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, जनरल टर्म्स में। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली क्या बोल दिया कि हम उसको टैक्सेबल कहाँ करेंगे, अंडर दी सेक्शन 17। सेक्शन 17 किसके लिए हेड था सैलरी हेड में, ठीक है, तो इट विल बी टैक्सेबल आइदर अंडर सेक्शन 17 और अंडर 56, मींस आइदर अंडर सैलरी हेड और आइदर अंडर दी हेड अदर्स। फिर नेक्स्ट ऐसी गिफ्ट, नॉर्मल सेंस में अपन को क्या लगता है कि गिफ्ट अपन को मिला है कि क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। तो बेसिकली अपन ने सारे पॉइंट्स जो देखे ये सिर्फ इसलिए है, अगर यहाँ पे अपन को सिर्फ यही लॉजिक यूज करना है कि अपन को यहाँ पे अपना दिमाग तो यूज करना है, लेकिन सिर्फ वहां पे जहाँ पे एक्ट अपन को स्पेसिफिकली नहीं बताता है कि वो कैपिटल नेचर का है, ठीक है, या फिर वो अदर सोर्सेज में जाएगा या फिर वो सैलरी हेड में जाएगा, जहां पे वो एक्ट ने अपन को नहीं बताता है वहां पे अपन एज एन जनरल अपना दिमाग यूज करेंगे। लेकिन जहां पे एक्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि यार गिफ्ट है, गिफ्ट्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्सेज। नेक्स्ट देखिए, अब आईसीआई की मॉडल में क्या देखा है, अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। या आप एक बार जब आपके सारे टॉपिक हो जाएं, जब इसको एक बार वापस से देखिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है ऐसे वर्ड्स यूज हैं, असेसिंग ऑफिसर, ये सब यूज करे गए हैं, और आपको जब बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और आप पूरा कोर्स करने के बाद इसे वापस एक बार देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली किस इनकम की बात हो रही है, वो इनकम के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में एसएससी क्या नहीं बता पा रहा है, जानकारी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन देखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से क्या है, वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगा, जो टैक्स रेट है वो भी क्या है, आगे चल के अपन देखेंगे 60% है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके अपन देखते हैं। सेक्शन 68 क्या है, कैश क्रेडिट के लिए, कि क्या ऐसा कोई क्रेडिट है जो कि आपकी बुक्स में है जिसके ऊपर क्या आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं असेसिंग ऑफिसर को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो आपकी सारा क्रेडिट जो भी है वो उठा के आपकी इनकम मान ली जाएगी फॉर दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है कि अगर क्या है, कि अगर जो क्रेडिट है, फॉर एग्जाम्पल अपना एसएससी है राम की बुक में क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लोन, अगर कोई क्रेडिट दिख रहा है, लोन्स एंड बोरोइंग, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है क्रेडिट, और फॉर एग्जाम्पल इसने श्याम से लिया है तो राम की बुक में क्या है श्याम का नाम दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड बोरोइंग से क्रेडिट, तो जो पर्सन है जिसने वो पैसा दिया है तो यहाँ पे उसको भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को, कि कहाँ से वो पैसा, इन द नेचर, उसका नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है उस पैसे का, ठीक है। एंड इन द सेम केस अगर फॉर एग्जांपल एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी बेसिकली प्राइवेट कंपनी, अब यहाँ पे आपको पता है कि फ्रॉड होने के चांसेस वगैरह ज्यादा रहते हैं, टैक्स को इवेस्ट करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे क्या कि अगर पैसा इन द ऊपर अपन ने क्या देखा कि अगर पैसा क्रेडिट है इन द नेचर ऑफ क्या लोन्स एंड बोरिंग, तो इस पर्सन को भी जिसके नाम पे क्रेडिट है उसको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सेम यहाँ पे अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है जो कि पैसा किस नेचर में ले रही है, शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम पे, शेयर कैपिटल या फिर शेयर प्रीमियम के नाम पे, तो यहाँ पे भी जो पर्सन पैसा दे रहा है जिसके नाम पे एसएससी ने क्रेडिट दिखा के रखा है, उस पर्सन को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उस पैसे का क्या है नेचर एंड सोर्स क्या है, ठीक है। और ये जो अपन देख रहे हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा एक वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी के लिए जो कि रजिस्टर्ड किसके साथ है, सेबी के पास, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर सेक्शन 69 आ गया जो कि किसके बारे में बात करता है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसी कोई आपकी इन्वेस्टमेंट्स है जो कि आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है लेकिन आपने क्या उसे बुक्स में दिखाया नहीं है, ठीक है, और वो क्या ऑफिसर की नजर में आ गई, और उसके लिए आप क्या है एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो एक्सप्लेनेशन तो आप दे रहे हैं लेकिन वो क्या है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो पूरी की पूरी आपकी क्या इनकम मान ली जाएगी उस ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए अनएक्सप्लेन्ड मनी है, ऐसे ही मान लीजिए कि एसएससी के पास क्या है कुछ पैसा मिला है, फाउंड टू द ओनर ऑफ एनी मनी बुलियन ज्वेलरी और एनी वैल्यूएबल आर्टिकल जो कि आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, और आप उसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, और अगर आप दे रहे हो तो वो क्या ऑफिसर के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी इनकम मान ली जाएगी फॉर सच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अपन ने अभी क्या क्या देख लिया, एक तो अपन ने क्या कैश क्रेडिट देख लिया कि अगर कोई क्रेडिट है आपकी बुक्स में उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो तो वो भी आपकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी। ऐसे ही आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करके रखी, यहाँ पे कैश क्रेडिट में क्या था आपकी बुक में तो है वो रिकॉर्डेड, लेकिन क्या है आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स में क्या है वो आपकी बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है आपने, और ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे मिल गई। ऐसे ही क्या अनएक्सप्लेन्ड मनी है आपके पास बुक्स में आपकी, यहाँ पे भी सेम चीज क्या बुक्स में आपने उस मनी को रिकॉर्ड नहीं करके रखा है लेकिन आपके पास वो पैसा मिल गया। अब सेम यहाँ पे देखिए, सेम यहाँ पे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने क्या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करी है 60 लाख की, लेकिन आपने बुक में क्या दिखाया उसे 30 लाख की दिखाया, और असेसिंग ऑफिसर आपको पता चल गया कि आपने क्या करा है आपने उस इन्वेस्टमेंट को कम पे रिकॉर्ड करा है, और एक्चुअल में आपने फॉर एग्जाम्पल कैश में पेमेंट करी थी 30 लाख रुपए की, ठीक है। तो आपने क्या करा आपने 30 लाख रुपए बस रिकॉर्ड कर लिया, और 30 लाख रुपए जो आपने कैश में दिए उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया और उसके लिए आप क्या है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो जितना भी आपका जो एक्सीड पार्ट है जिसके लिए आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आपने रिकॉर्ड नहीं करा था, वो क्या सच एक्सेस में भी डीम टू बी और इनकम, और आपकी इनकम में वो इंक्लूड कर ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वो एग्जांपल दिया गया है गोल्ड का कि यहाँ पे 300 ग्राम गोल्ड था जो कि क्या मार्केट वैल्यू 25,000 थी, ठीक है, बट आपने रिकॉर्ड कितने में करा था उसे 15,000 में, तो असेसिंग ऑफिसर लेकिन आपने परचेस तो एक्चुअल में कितने में करा है 25 में, तो आपके पास ये 10,000 रुपए कहाँ से आए आपके, आपको आपने ही उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा इसको आपकी इनकम ट्रीट कर लेगा। नेक्स्ट क्या है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, मींस आपने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर करा, फॉर एग्जांपल आप आईफोन खरीद के आ गए लेकिन आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे कि आपके पास खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो उस केस में क्या होगा, एक तो आप जो एक्सपेंडिचर करा है आपने उस खर्चे को अपने पीएनएल में डेबिट भी नहीं कर सकते, ठीक है, सच शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर एनी ऑफ द हेड, और दूसरी चीज आपका जो आपने एक्सपेंडिचर करा है उसको आपको इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है अमाउंट बोरोड और रिपेड इन केस ऑफ हुंडी, ठीक है, अगर आप हुंडी के नाम से क्या करते हैं पैसा कुछ बोरो करते हैं या फिर बोरो करने के बाद उससे रीपे करते हैं और वो अदर देन अकाउंट पे ही चेक में करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा द सम अमाउंट ऑफ बोरोड और रिपेड क्या होगा अब डीम टू भी आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सेक्शन 115 बीबीई, यहाँ पे क्या रेट बताता है इन इनकम के लिए जो अपन ने अभी ऊपर देखी, ठीक है, कि अगर कैश क्रेडिट है अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट है अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर है तो इसके ऊपर क्या है टैक्स रेट 60% दिया गया है अंडर सेक्शन 115 बीबीई। ये जो अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम अपन ने अभी सारे सेक्शन अभी देखे 68 से लेके 69 डी तक, ये आप एक बार जो आपका कोर्स पूरा एक कंप्लीटिंग लेवल पर जाए तो एक बार इसको वापस से आप जाके चेक करिएगा, ठीक है, कि अनडिस्क्लोज सोर्सेज जहाँ पे क्या एसएससी आपको सोर्स नहीं बता पा रहा है तो उसके इसमें क्या उसके ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी होगी, उसके ऊपर टैक्स रेट वगैरह कितना क्या लगेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन ने ऐसी इनकम देखी थी, ठीक है, बेसिकली अपन ने क्या देखा था सबसे पहले जनरल रूल क्या होता है कि ऐसी सारी इनकम जो कि एक पर्सन क्या एक प्रीवियस ईयर में कमाता है उसके ऊपर उसे कब टैक्स देना पड़ता है असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है, ठीक है। बट एक्सेप्शन टू दिस रूल अपन ने देखा था कि कहाँ जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या फिर अथॉरिटीज को ऐसा लगेगा कि क्या फ्रॉड होने वाला है कोई पर्सन इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है चीज़ें, इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, चीज़ें उनके इंटरेस्ट में नहीं है, कोई पर्सन फ्रॉड कर सकता है पैसा लेके भाग सकता है इंडिया छोड़ के चल सकता है, तो उसके
केस में क्या होगा, टैक्स का नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में क्या पावर दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में कि असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, उस पर्सन से उसी ईयर में टैक्स ले सकता है इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन टू दी जनरल रूल। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन कौन से केसेस है जहाँ पे कि क्या एक्सेप्शन, मतलब कि उस पर्सन को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके, और यहाँ पे देखिए वही वही कि एक्सेप्शन हैज बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, की गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट आपको पता है बाहर का पर्सन कभी भी आके क्या कर सकता है, जा सकता है, उसके ऊपर टैक्स एक बार वो चले गया तो उससे उससे क्या टैक्स लेना मुश्किल हो जाएगा। तो शिपिंग बिजनेस में बेसिकली क्या होगा, शिपिंग बिजनेस किसका, और नॉन रेसिडेंट का, ठीक है। क्या होगा कि जैसे ही शिप पोर्ट में आएगी तो क्या लीव करने के पहले ही उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कितना, 7.5% उसकी क्या मान ली जाएगी, यहाँ पे इनकम मान ली जाएगी। 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड प्रिजम्पटिव बेसिस पे क्या कर ली जाएगी, डीम टू बी इनकम एंड चार्ज टू टैक्स उसी समय उसी ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे, और यहाँ पे इंटेंशन से वही है कि क्या ऐसा ना हो कि टैक्स का नुकसान हो जाए गवर्नमेंट का, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को क्या लग रहा है कि अगर एक पर्सन है वो क्या इंडिया को छोड़ के भागने वाला है, फॉर एग्जांपल विजय माल्या, ठीक है, मे लीव इंडिया, और क्या है उसके इंटेंशन नहीं है वापस आने के लिए, वो तो टैक्स की चोरी करके भागना चाह सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, असेसिंग ऑफिसर उससे टैक्स वसूल सकता है कब तक का, उस डेट तक का जब तक वो डिपार्चर करेगा इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन यूएस जाने वाला है 10/6/22 को विद द इंटेंशन क्या, नॉन रिटर्निंग टू इंडिया, ठीक है। तो उस केस में क्या है, इस डेट तक का जब तक वो यूएस जा रहा है जब तक का उसका टैक्स उसी साल में 1 अप्रैल 2022 इस केस में 2/10/6/2022 उसी ईयर में वसूल लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई अगर एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो कि क्या एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म करी गई है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क था, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांटेशन, उसके बाद उसका डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, उनसे उसी ईयर में टैक्स वसूल सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या है, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि ये चार्ज करेगा, सेल करेगा, ट्रांसफर डिस्पोज करेगा, ठीक है, एनी ऑफ द प्रॉपर्टी टू अवॉइड क्या पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर दिस एक्ट। तो उस केस में क्या असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम को क्या कर सकता है, चार्जेबल टू टैक्स कर सकता है उसी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, उसे नेक्स्ट ईयर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसी ही क्या है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस है जो कि क्या बीच में बंद हो गया है ईयर के, तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, उससे उसी ईयर में टैक्स उसका वसूल सकता है, ठीक है, इन दैट असेसमेंट ईयर ओनली, ठीक है।